आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बैकअप और रिकवरी के बारे में। बैकअप एंड रिकवरी दो टर्म्स हैं जिनको आमतौर पर एक ही समझा जाता है। ठीक है, बहरहाल ये दोनों डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं इनको अभी आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो बैकअप एंड रिकवरी का जो सिस्टम होता है, एक एफिशिएंट सिस्टम हो तो वो किसी भी फर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका उतना कीमती डेटा होगा। ठीक है, और उस डेटा को बैकअप करना या रिकवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब ये होता है कि आप क्या करें जी कि अपने मिसाल के तौर पे कोई डेटा है, कीमती डेटा है, तो उसकी कॉपी स्टोर कर लें कहीं पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास इस वक्त मेरे इस कंप्यूटर में यहाँ पे ये जो मेरी डी ड्राइव है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेटा है इस डेटा की मैं एक अलग कॉपी बना लूँ, बना के ये सेकंड पीसी पे स्टोर कर दूँ। इसी की एक कॉपी में अंदर लैब में भी किसी कंप्यूटर में स्टोर कर लूँ। यानी कि एक कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप करना, उसकी कॉपी बना के दूसरी लोकेशन पर सेव कर लेना बैकअप कहलाता है। ठीक है, रिकवरी क्या है? बैकअप और रिकवरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। रिकवरी का मतलब ये होता है कि आपका डाटा लॉस हो गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हार्ड ड्राइव है, ये जल गई है जी, और ये आपके सिस्टम में अब यूज़ नहीं हो रही, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो रहा। उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में आप रिकवरी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, इसके ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं और किसी दूसरी ड्राइव पर लेकर चले जाते हैं। दिस इज नोन एज रिकवरी। पर्पस दोनों का सेम ही है, बैकअप का भी और रिकवरी का भी। लेकिन बैकअप जो होता है ये अभी चलने वाली हालत में है। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, अभी ये परफॉर्मेंस में है, मैं इसका डेटा कॉपी करके कहीं भी स्टोर कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझसे गलती से ये डेटा डिलीट हो गया तो मैं कॉपी से रिकवर कर लूँगा। इस सूरत में मेरे सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है। दूसरा जो केस मैंने डिस्कस किया रिकवरी वाला, उसमें फॉल्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात तो हमारी डिस्कस होगी। तो बैकअप क्या हो गया? बैकअप रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल डेटा दैट मे बी यूटिलाइज्ड इन द इवेंट ऑफ डाटा लॉस। ठीक है, बैकअप का मतलब क्या है कि आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है आप उसकी कॉपी बना लें, रेप्लिका बना लें और दूसरी जगह पे स्टोर कर लें। उसको आप उस वक्त यूटिलाइज करते हैं जब आपका ओरिजिनल डेटा लॉस हो जाता है, क्योंकि बैकअप वो टोटली वही डेटा होता है। तो सबसे बेस्ट डाटा सिक्योरिटी मेथड इसे माना जाता है बैकअप को। ठीक है, तो बैकअप रखने का जो उसूल होता है, बाज़ औक़ात ये होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास DBMS सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट का, वो ऑटोमेटिकली अपने डाटा का बैकअप बनाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफन आपको मैनुअल बैकअप बनाना पड़ते हैं। ठीक है, अब मैनुअल बैकअप में क्या है कि आप क्या करते हैं जी, डेली बेस पर बैकअप बनाते हैं, वीकली बेस पे बैकअप बनाते हैं, क्वार्टरली बेस पर बैकअप बनाते हैं। डिपेंड्स अपॉन आपके डेटा साइज के ऊपर। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बहुत ही हसास होता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे बैकअप बनाते हैं। ठीक है, अब आजकल क्योंकि क्लाउड स्टोरेज का दौर है तो आजकल बैकअप बनाना, बैकअप को स्टोर करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकल बैकअप के टूल्स लगा देते हैं जिससे आपका डाटा का मुसलसल बैकअप बनता रहता है आपकी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, जिसको आप किसी भी वक्त कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं जी मेरे इस कंप्यूटर की, तो मेरे पास इसका ये जो डाटा पड़ा हुआ है, ये जो डेस्कटॉप का डाटा है, ये जो डाउनलोड्स का डाटा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स का डाटा है, एक कॉपी तो इस कंप्यूटर में मौजूद है, दूसरी कॉपी कहाँ पे है? मेरी क्लाउड स्टोरेज के अंदर। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव मेरी कनेक्ट है। ठीक है, तो मेरे डाटा की रिप्लिका कॉपी सारी की सारी यहाँ पर
अवेलेबल है। यानी अगर मेरे पास ये लैपटॉप नहीं भी है, मैं किसी दूसरे कंप्यूटर में भी अपनी माइक्रोसॉफ्ट आईडी लगाऊंगा तो ये तमाम डेटा में एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, तो ये फायदा है हमें क्लाउड स्टोरेज का। ठीक है, अब डेटा बैकअप के हमारे पास कौन से तरीके हैं? एक है फुल बैकअप। सादा सी बात है, सिंपलेस्ट मेथड है जी। आपके पास जितना भी डेटा है सारे का सारा उठाएं, कॉपी बनाएं, उसको किसी दूसरी ड्राइव में सेव कर दें, किसी सीडी पे राइट कर दें, तो ये कंप्लीट कॉपी ऑफ डेटा बैकअप है। ठीक है, कंप्लीट कॉपी बनाने में ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, स्पेस लगती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी मेरे इस कंप्यूटर में मैं कहता हूँ जी 100 GB डेटा है जी। 5 दिन बाद मेरे इस कंप्यूटर में 150 GB डेटा होगा। ठीक है, अगर पहले वाला कंप्लीट बैकअप है तो दूसरे वाला भी कंप्लीट बैकअप ही होगा, एंड अनवर्ड आने वाले हर 5 दिन बाद मेरे डेटा में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो इस पे टाइम भी लगेगा और मेमोरी स्टोरेज भी ज़्यादा लगेगी। फिर आ जाता है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब क्या होता है कि आप क्या करें, फुल बैकअप ना करें। फर्स्ट टाइम आपने फुल बैकअप कर लिया, चलें जी, वो जी मिसाल के तौर पे 100 GB है जी। ठीक है, अब इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है कि आप जो नेक्स्ट बैकअप करें उसमें सिर्फ वो डेटा स्टोर करें जो आपने ऑलरेडी बैकअप नहीं किया हुआ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? इंक्रीमेंटल बैकअप है। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी स्टोरेज भी कम ज़ाया होती है और आपका स्पेस भी, टाइम भी कम ज़ाया होता है। ठीक है, फिर आ जाता है डिफरेंशियल बैकअप। Backup are the combination of executing complete backup and incremental backup on the regular basis. डिफरेंशियल बैकअप क्या है कि आप दो डाटा बैकअप बनाते हैं, एक कंप्लीट बैकअप बनाते हैं और एक इंक्रीमेंटल बनाते हैं। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं कि इनमें कन्फ्लिक्टिंग डेटा कौन सा है, एक जैसा डेटा कौन सा है, उसको बीच में से डिफरेंट कर देते हैं, निकाल देते हैं आप। ठीक है, और सिर्फ जो डेटा आपको चाहिए होता है उसको बैकअप कॉपी में रखते हैं। ये सबसे अच्छी मेथड टेक्निक है बैकअप की। अब बैकअप के फीचर्स क्या हैं? ठीक है जी, इट इज़ जनरली द डेटा रिप्लिका दैट इज यूटिलाइज्ड टू रिस्टोर द एक्चुअल डेटा इन केस ऑफ लॉस और डैमेज. It makes the process of data recovery simple and easy. It is commonly utilized in manufacturing environments. It provides the security to the users. It is a cost effective, यानी इसके ऊपर पैसे कम लगते हैं. अब रिकवरी की बात करते हैं. रिकवरी वो मेथड है जिसमें आपका डाटा परमानेंट तौर पे लॉस हो गया. ठीक है, जैसे मैंने आपको एक केस बताया जी कि आपकी हार्ड डिस्क की जल गई है. ठीक है, और उसकी बैकअप कॉपी भी आपके पास नहीं है. ऐसी सूरत में हार्ड डिस्क के ऊपर से डेटा को बैकअप करना और उसको रिकवर करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिकवरी सॉफ्टवेयर, इसको आप क्या कहते हैं? ये क्या हुआ? रिकवरी हुई. ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट डेटा इज कॉल्ड रिकवरी. कि लॉस किए हुए डेटा को आप रिस्टोर करें. आपके पास मेमोरी कार्ड है और वो जी आपका मेमोरी कार्ड जो है काम करना बंद हो गया जी. अब क्या है जी, नॉर्मल तरीके से ना वो फॉर्मेट होगा, ना वो आपके मोबाइल में चलेगा, ना वो आपके कंप्यूटर में चलेगा, लेकिन रिकवरी सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो आप क्या करते हैं जी, एक अच्छा रिकवरी सॉफ्टवेयर लेके उस फेलियर शुदा डिस्क के ऊपर से डेटा को रिकवर कर लेते हैं. ठीक है, अब रिकवरी के फीचर्स क्या हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग लॉस्ट एंड डैमेज एंड करप्टेड डेटा टू ओरिजिनल स्टेट. ये क्या करता है? वो डेटा जो लॉस हो गया, जो डैमेज हो गया, जो करप्ट हो गया, उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लाता है. रिकवरी करना महंगा होता है जी. ठीक है, मिसाल के तौर पर डेटा रिकवरी करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए डेटा रिकवरी का. अगर आपके पास नहीं है तो आप डेटा रिकवरी नहीं कर सकते. और इन केस आपके पास नहीं है तो ज़ाहिर बात है आप एक रिकवरी के स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे, वो बंदा आपसे क्या करेगा जी? उसकी कॉस्ट डिमांड करेगा. ठीक है, और रिकवरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं इन्हें परचेज करना पड़ता है, ये एक्सपेंसिव भी होते हैं. ठीक है, अगली बात, जब कहीं पे फेलियर होता है डेटा का तभी रिकवरी होती है. इट इंक्रीजेज द डेटाबेस रिलायबिलिटी. इट इज़ रेयरली यूज, ये बहुत कम यूज होने वाली टेक्निक्स में से है. ठीक है, अब बैकअप वर्सेस रिकवरी, दोनों ही डेटा बैकअप करने की टेक्निक्स हैं. इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है? तो बैकअप क्या है जी? ओरिजिनल डेटा की डुप्लीकेट कॉपी है.
ऑन द अदर हैंड रिकवरी क्या है जी, कि लॉस शुदा ओरिजिनल डेटा को वापस लाना, वो क्या है, रिकवरी। बैकअप डेटा की रिप्लिकेशन होता है, रिकवरी रिस्टोरेशन होता है। बैकअप करना ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे बाद बैकअप करना है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रिकवरी सिर्फ उस सूरत में होती है जब आपका डेटा लॉस होता है। बैकअप जो है आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जबकि रिकवरी जो है वो रेयर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, यानी कभी कभी इस्तेमाल होगा। बैकअप जो है वो नेसेसरीज में से है, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है। रिकवरी नेसेसरी नहीं है, रिकवरी सिर्फ फेलियर की सूरत में आती है, ठीक है। बैकअप जो है वो रिकवरी के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, जबकि रिकवरी बैकअप के अंदर कोई भी रोल अदा नहीं करती। बैकअप आर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड, और रिकवरी जो होता है वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं होती, उसको आपको बाकायदा रिकवरी करना पड़ता है। बैकअप स्टोर्स कॉपी ऑफ फाइल ऑन एक्सटर्नल लोकेशन, बैकअप से आपकी कॉपी जो होती है वो किसी दूसरी लोकेशन पे सेव होती है। रिकवरी जो होता है वो उसी कंप्यूटर में परफॉर्म की जाती है। बैकअप लेस एक्सपेंसिव है, रिकवरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब यही वाले डिफरेंसेस मैंने ये टेबल की फॉर्मेट में भी लिखे हुए हैं, तो आपने एक नज़र देख लेना है। ये हो गया जी हमारे पास आज का टॉपिक, बैकअप एंड रिकवरी। अब एक और टॉपिक पे आते हैं जी, DNS क्या होता है, ठीक है। DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विसेज भी कहते हैं। ये जी आपके OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है DNS, ठीक है। DNS एक ऐसी सर्विस है जो मैपिंग प्रोवाइड करती है हमें नेम ऑफ द होस्ट के अंदर और IP एड्रेस ऑफ द होस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे देखें, आप नेटवर्क पे PC को एक्सेस करते हैं, ये जो कंप्यूटर है इसका नाम हमने लैब 1 रखा हुआ है, इसका IP एड्रेस वलालम हमने क्या रखा हुआ है। लेकिन हम जब भी इसको एक्सेस करते हैं, हम स्टार्ट में जाके रन के अंदर लिखते हैं /lab1, तो ये lab 1 के नाम से हमारे सामने ओपन हो जाता है। क्यों होता है? हालांकि हमने ये पढ़ा है कि नेटवर्क में डेटा सेंड और रिसीव IP एड्रेस पे होता है, ठीक है। तो IP एड्रेस और नेम को आपस में मैप करना, लिंक करना किसका काम है? DNS की सर्विस का काम है। जब हम लिखते हैं /lab1, तो DNS बैकग्राउंड में उसका IP एड्रेस लिख के उसको हमारे सामने लेकर आता है, ठीक है। तो DNS इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। डोमेन नेम की जो सर्विस है, कैसे? मिसाल के तौर पे आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं pictacademy.com। अब pictacademy क्या है? मेरा डोमेन नेम है। .com क्या है? मेरी डोमेन की टाइप है, ठीक है। तो DNS क्या कर रहा है? मेरी डोमेन की टाइप और नेम में लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। DNS इज अ सर्विस दैट ट्रांसलेट्स द नेम इनटू IP एड्रेस। ये वो सर्विस है जो क्या करती है? किसी IP एड्रेस नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करती है और उसको यूजर फ्रेंडली बना के आपके सामने प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं जी, आप एक वेबसाइट खोलते हैं जी EduSoft, ठीक है, उसका IP एड्रेस ये है। अब नेम याद करना EduSoft ज़्यादा आसान है, डोमेन नेम, उसके मुकाबले में क्या आप ये IP एड्रेस याद रखें, ठीक है। ये तो चलें 4 फिगर्स का IP है, IP वर्जन 4 है। अगर आपके पास IP वर्जन 6 आता है, वो तो इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये DNS ने हमारे लिए पॉसिबल कर दिया कि इस FTP को इस IP में DNS खुद ही कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वेबसाइट के हवाले से बात करें तो हमारे पास जेनरिक डोमेन्स होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ डोमेन्स होती हैं, ठीक है। जैसे किसी वेबसाइट के आखिर में लिखा होता है .com, किसी वेबसाइट के आखिर में लिखा होता है .eu, किसी वेबसाइट के आखिर में लिखा होता है जी .aero। एरो का मतलब क्या है? कि ये किसी एरोप्लेन या एरोस्पेस कंपनी की वेबसाइट है। .biz इसका मतलब है कि ये एक बिजनेस की वेबसाइट है। .com इसका मतलब है ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। .coop ये एक कारपोरेशन है। .edu
ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है। .gov ये एक सरकारी इदारे की वेबसाइट है। .information ये एक इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइडर की वेबसाइट है। .int ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। .mil मिलिट्री की वेबसाइट है। .museum नॉन प्रॉफिट यानी कि एनजीओ टाइप की वेबसाइट है। .name पर्सनल नेम वेबसाइट है। .net नेटवर्क सपोर्ट की वेबसाइट है। .org ऑर्गेनाइजेशन है। .pro प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। ये सारे डोमेन के रूट्स हैं, ठीक है, डोमेन की टाइप्स हैं। से .com है तो .com के आगे भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। .gov है तो उसके आगे भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। बहरहाल जी इन्हें रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और आ गया कंट्री डोमेन, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं जी ये .com लिखा हुआ है, .edu लिखा हुआ है, ये क्या है जी, हमारे पास जेनरिक डोमेन्स हैं। कंट्री डोमेन क्या होता है, जब किसी कंट्री की वेबसाइट को आप रिप्रेजेंट करें तो उसके साथ आप उस कंट्री का नाम लिख देते हैं। जैसे आप कहते हैं ना .pk, ठीक है। अब .pk का मतलब क्या है जी, ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है जी, ठीक है। .uk ये एक यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। .aus ठीक है, इसका मतलब क्या है जी, ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, ये क्या है, कंट्री डोमेन है। इनवर्स डोमेन आ गया। इनवर्स डोमेन इज यूज फॉर मैपिंग एड्रेस टू नेम। ये आईपी एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करने वाली डोमेन है, ठीक है। बाज़-औक़ात हमें आईपी याद होता है, हमें नेम नहीं पता होता, तो हम फिर इनवर्स डोमेन की मदद से उस चीज़ का नेम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ डीएनएस कहता है जी, डीएनएस इज़ अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल होता है। डीएनएस क्लाइंट जो होता है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट अपने सर्वर को, जबकि जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स सेंड करता है किसको, अपने क्लाइंट को। क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्टेन नेम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द आईपी एड्रेस नोन एज फॉरवर्ड डीएनएस। क्लाइंट क्या करता है जी, वो एक आईपी एड्रेस से अपना नेम सेंड करता है और डीएनएस क्या करता है, उसको आईपी में कन्वर्ट करता है और सर्वर के साथ लिंक करता है। तो इसे कहते हैं ये फॉरवर्ड लुकअप जोन है कि रिक्वेस्ट आई है सर्वर के पास, अब सर्वर ने क्या करना है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है, जो डेटा सेंड करेगा उसको रिवर्स लुकअप जोन कहते हैं, ठीक है। डीएनएस implement a distributed database to store the name of all hosts available on the internet. If a client like a web browser sends the request to the certain host name, then the piece of software such as DNS resolver send the request to the DNS server. जैसे आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं जाके, ठीक है, google.com, तो ये रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, PTCL के DNS सर्वर के पास, ठीक है। अब डीएनएस सर्वर क्या करता है, उसको रिजॉल्व करता है आईपी एड्रेस में, गूगल के आईपी एड्रेस में, और उसका लिंकेज आपके वेब ब्राउज़र में दे देता है कि चलो जी ये है google.com। तो डीएनएस का ये पर्पस हो गया। इसके बाद एक और सर्विस आ जाती है DHCP। DHCP का मतलब क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है, ये वो सर्विस है जो आपके कंप्यूटर्स को नेटवर्क के ऊपर डायनामिक आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये डायनामिक आईपी एड्रेस कौन सा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, आप मेरे कंप्यूटर की बात करते हैं, इस वक्त मेरा सर्वर कनेक्ट है, आपको नज़र आ रहा है पिक्ड कनेक्टेड, ठीक है। अगर मैं नेटवर्क की सेटिंग में चला जाऊं, मैं इथरनेट में चला जाऊं और मैं इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने ओपन करता हूं, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आईपी एड्रेस जो है नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, ऑब्टेन्ड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड डीएनएस ऑटोमेटिकली, और मेरा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्यों कनेक्ट है कि इसको पीटीसीएल के DHCP सर्वर ने ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। इस ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसिंग को डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। अगर मैं CMD ओपन करता हूँ डॉस को,
और यहाँ डॉस के अंदर मैं कमांड लगा देता हूँ IP config/all। ये देखें, ये तो बकायदा एक IP एड्रेस दिया गया है मेरे कंप्यूटर को 192.168.1.9, जबकि मेरे DNS सर्वर का IP एड्रेस क्या है 192.168.1.1 ये है। यानी मुझे ये IP किसने दिया? PTCL वालों ने दिया है। ये डायनामिक है। डायनामिक होने का क्या मतलब है? डायनामिक होने का मतलब ये है कि अगर मैं अभी कंप्यूटर को बंद कर दूंगा तो ये वाला जो IP है 192.168.1.9 जो मुझे मिला हुआ है, ये इसी नेटवर्क पर किसी दूसरे कंप्यूटर को मिल जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम इस कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा तो इसका IP कुछ और होगा। ठीक है, जो मुझे मेरा सर्वर डायनामिकली असाइन कर देगा। ठीक है, तो ऐसी सर्विस जो इस तरह से IP एड्रेसेस प्रोवाइड करे उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? DHCP है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, DHCP क्या करता है जी? DHCP मैनेज द प्रोविजन ऑफ ऑल नोड्स और डिवाइसेस एड और ड्रॉप फ्रॉम द नेटवर्क। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर, जो भी डिवाइस आप नेटवर्क पर लगाते हैं उसकी प्रोवाइड होने को मैनेज करना किसका काम है? DHCP का काम है। ठीक है, DHCP मेंटेन यूनिक IP एड्रेस ऑफ होस्ट और यूजिंग अ DHCP सर्वर। DHCP क्या करता है? DHCP सर्वर की मदद से हर कंप्यूटर को एक यूनिक IP एड्रेस देता है। ठीक है, इट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू DHCP सर्वर वेयर अ क्लाइंट और डिवाइस। ठीक है, ये कोई भी डिवाइस या क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया जाता है नेटवर्क तो DHCP सर्वर जो को रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, कि इसको नेटवर्क पे कनेक्ट करो। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है और IP प्रोवाइड कर देता है उस क्लाइंट को। ठीक है, जिसकी मदद से वो क्लाइंट क्या होता है? नेटवर्क पर कनेक्ट हो जाता है। अब DHCP के हमारे पास जो IP एड्रेसिंग के सीक्वेंस है, ये दो तरह के IP देता है, एक IP वर्जन 4 और एक IP वर्जन 6। ठीक है, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया। बहरहाल लेट्स सी, मैं दोबारा से CMD ओपन किया, मैंने यहाँ पे लिखा IP config/all। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा IP एड्रेस दो तरह का है। ठीक है, एक IP एड्रेस तो वही है 192.168.1.9, तो दूसरा IP ये है, ये चेक करें, ये IP क्या है? IP वर्जन 6 है। ठीक है, जो आजकल के पावरफुल कंप्यूटर्स हैं वो IP वर्जन 6 की बेस पे काम करते हैं। ठीक है, उनकी कनेक्टिविटी डाउनलोडिंग किसकी बुनियाद पे होती है? IP वर्जन 6 पे होती है। तो DHCP के अंदर दोनों IPs की फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास DHCP लीज प्रोसेस का क्या मतलब होता है? लीज प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब कभी आप एक क्लाइंट को कनेक्ट करते हैं, क्लाइंट का मतलब है कंप्यूटर जो नया कनेक्ट होता है नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो उसको इंटरनेट की फैसिलिटी देना किसका काम है? DHCP का। DHCP क्लाइंट क्या होता है? आते ही क्या करता है जी? एक IP की रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, DHCP सर्वर को। DHCP सर्वर रिस्पॉन्ड करता है और उसको IP एड्रेस दे देता है। ठीक है, और वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो IP एड्रेस टाइमली होता है, एक खास वक्त के लिए दिया जाता है। इस टाइमली होने को आप क्या कहते हैं? ये लीज है। ठीक है, टाइमली कैसे होता है कि जैसे ही आप DHCP को रिफ्रेश करते हैं तो आपका IP चेंज हो जाता है। आप अपने क्लाइंट को रीस्टार्ट करते हैं तो आपका IP चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जी हमारे पास कहता है जी DHCP के पूरे प्रोसेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स काम करते हैं। सबसे पहले क्या है? DHCP का सर्वर। DHCP का सर्वर नेटवर्किंग का सर्वर होता है। इसके पास बहुत सारे IP एड्रेसेस होते हैं जिन्हें एड्रेस पूल कहा जाता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर कंप्यूटर को डायनामिक IP एड्रेस देने के लिए। DHCP क्लाइंट कौन होता है जी? DHCP क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो आके सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे IP दो, मुझे कनेक्ट कर लो नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, और वो अपने सर्वर से IP एड्रेस लेता है कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, IP एड्रेस का पूल क्या है? लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस जो DHCP सर्वर के पास रखे हुए हैं क्लाइंट्स के लिए, उन्हें IP एड्रेस का पूल कहा जाता है। सबनेट क्या है? सबनेट आपका वो IP एड्रेस होता है जो एक IP एड्रेस की क्लास को स्पेसिफाई
करता है। ठीक है, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आईपी एड्रेसेस की 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। लीज क्या है? वो टाइम लेंथ जिसके लिए डीएचसीपी सर्वर डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी देता है, उसको लीज कहते हैं। रिले क्या है? रिले का मतलब है कि जब आपकी क्लाइंट जो है वो रीस्टार्ट होता है, ठीक है, तो उससे आईपी वापस ले लिया जाता है, ठीक है, और उसको दूसरा आईपी असाइन किया जाता है जब नेक्स्ट टाइम वो नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होता है। ठीक है, डीएचसीपी के बेनिफिट्स क्या हैं जी? डीएचसीपी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला क्या है जी कि ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मैनुअली आईपी एड्रेस देते हैं जी, आपने 10 कंप्यूटर रखे हुए चलें तब तो मैनेज करना कोई भी मसला नहीं है। आप हर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देंगे, उनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो आईपी आप देंगे वो तो एक सिंगल आईपी एड्रेस होगा और वो परमानेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, डायनामिक नहीं होगा, स्टैटिक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि आपके पास एक पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस पहले से स्टोर है, आपको आईपी देने की ज़रूरत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुद ब खुद नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि होस्ट को खुद ब खुद कॉन्फ़िगर किया जाता है सर्वर की मदद से, आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीमलेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सीमलेस होने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आप मैनुअली करते हैं, आप एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस देते हैं और नेक्स्ट कंप्यूटर को भी वही दे देते हैं, तो नेटवर्क में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ह्यूमन है, इंसान तो एरर कर सकता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ऐसी एरर परफॉर्म नहीं करता। क्यों? कि डीएनएस सर्वर जो होता है ये इसके अंदर आईपीज़ का पूल होता है और उसका डाटाबेस होता है, इसको पता होता है मैंने किस कंप्यूटर को कौन सा आईपी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एरर आने का चांस नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इजी हो जाता है कि वो नेटवर्क को आसानी से मैनेज कर सके। तो यहाँ पे आके हमारा आज का टॉपिक